हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स से डरे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम नीट फिजिक्स 2026 के लिए ऐसे 40 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो 80% ऑफ द सिलेबस कवर करते हैं। यानी कि ऐसे 40 टॉपिक्स नीट फिजिक्स में जो कि 80% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि ऐसे 40 टॉपिक्स जो नीट 2026 में 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 45 में से 40 क्वेश्चंस इन 40 टॉपिक से आएंगे। अगर फिजिक्स से आपको डर लग रहा है, फिजिक्स आपकी एवरेज है, तो ये 40 टॉपिक्स आपको कर लो और आपके 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो इन्हीं 40 टॉपिक्स में चैप्टर वाइज आपको ये टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, कौन से टॉपिक से क्या क्या करना है और कितना करना है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बात हो रही है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। इसमें सबसे पहला आता है मैकेनिक्स, हाईएस्ट वेटेज। 11th की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आता है मैकेनिक्स। अब इसमें भी देखोगे आप सारे टॉपिक वाइज लिखे हुए मैंने, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर इधर उधर वो रखे हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ मोशन, आपने देखा होगा न्यूटन्स लॉज पढ़ लेना इसमें से, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। अब कहोगे सर लॉज तो बहुत बड़े होते हैं। फर्स्ट लॉ सिंपल होता है, इनर्शिया वगैरह पूछा जाता है और बेसिक प्रॉपर्टीज ही होती हैं। सेकंड लॉ में एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। एंड थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होता है। तो इनको आप अच्छे से करना है तीनों लॉज को, और फ्री बॉडी डायग्राम इनके बेसिस पर क्वेश्चन जो बनते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये 3 टॉपिक्स कर लेना, आपको इस चैप्टर के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क पावर एनर्जी में क्या निकालना है आपको? सिर्फ और सिर्फ वर्क निकालना है। वर्क में क्या है? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहाँ से निकलाएगा। एनर्जी में आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फार्मूला पढ़ना है। और पावर में आपको पता ही है, दो सिंपल से फार्मूले। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरा फार्मूला होता है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो ये आपको देखना है कि इस तरीके के 2 फॉर्मूले पावर में हो जाते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा। अब आता है सबसे लेंथी टॉपिक, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर भी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले आपको पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क में 4-5 वेरिएशंस के फॉर्मूले बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस करोगे, टॉर्क आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या क्या आता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है रोटेशनल मोशन में? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन। ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देख लो, टॉर्क के बारे में पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन। ये 5 टॉपिक्स हैं। इस पर 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आप तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 to 60 क्वेश्चंस पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसको अच्छे से थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है आपको? एक पढ़ना है सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल स्पीड, वो सारी चीज़ निकालते हैं। एक होता है वेरिएशन इन जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, शेप ऑफ साइज के, अर्थ के साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे जी में वेरिएशन आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। उसके बाद एस के वेलोसिटी पढ़ लेना है। और अगर इसमें ऐड करना चाहो तो एक होता है केपलर्स लॉ। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप कह रहे होंगे सर ये तो सारा टॉपिक्स बता दिए। सारे टॉपिक्स नहीं, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन पर बेस्ड 10-10 क्वेश्चंस कर लो और अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। उसके बाद आता है ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं इसको। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तीनों चीज़ पढ़नी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, हर तरीके की वैरायटी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद पेंडुलम पढ़ना है। कौन सा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम भी बनता है, इसका टाइम पीरियड निकाला जाता है। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, ग्रेविटेशन में आपका काम हो जाएगा, सॉरी ऑसिलेशन में। उसके बाद आता है यूनिट डायमेंशन,
एंड एरर एनालिसिस। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है। तो यूनिट डायमेंशन पढ़ लेना, सारी निकालना सीख लेना, उसके एप्लीकेशंस पढ़ लेना, और एरर्स पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है सिंपल। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ से फिक्स्ड है क्वेश्चन, तो इसको भी तैयार रखना है। उसके बाद आता है मोशन इन स्टेट लाइन। इसमें से ग्राफ्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ पूछा जाता है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन, 4 इक्वेशंस होते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरीके के 4 इक्वेशंस होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। अगला आता है मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पर बेस्ड 4 फॉर्मूले होते हैं, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, 8 10 क्वेश्चंस, यहाँ से 30 to 40 क्वेश्चंस कवर करोगे, सॉल्व हो जाएगा आपका सब कुछ। उसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में रेन बोट वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में भी रिलेटिव वेलोसिटी जाती है, उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपका मैकेनिक्स का पार्ट रहता है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज रहता है 11th क्लास का। इसमें सब में से 3 4 टॉपिक हैं, कुल मिला के अगर इसमें से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 30 के क्वेश्चन अगर यहाँ से देखोगे तो 30 छोटे छोटे टॉपिक्स बन जाते हैं आपके। तो उनको आप कवर करोगे, तो 8 10 क्वेश्चन करोगे, तो यहाँ से आपका मैकेनिक्स कवर हो जाता है। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स एंड हीट। तो थर्मोडायनामिक्स और हीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लो, इस पर बेस्ड 15 to 20 क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद एफिशिएंसी निकालना सीख लीजिए, और कार्नोट साइकिल पढ़ लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ से। उसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। मीन फ्री पाथ, छोटे छोटे से 2 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, किसके ऊपर डिपेंड करता है मीन फ्री पाथ और क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा कब करोगे, 1 घंटे में कवर हो जाएगा ये मीन फ्री पाथ। आरएमएस वेलोसिटी, इस पर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक्स हैं, मीन फ्री पाथ, आरएमएस वेलोसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना कर लोगे, काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चंस 100% फंस जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या करना है, एक्सपेंशन। अब 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है कैलोरीमेट्री, यहाँ से देख लेना, हीट ट्रांसफर, यहाँ से क्वेश्चन आते जाता है, इस बार भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है हीट ट्रांसफर से, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बस इतना पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज में, और कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपका थर्मल कवर हो जाता है। उसके बाद आता है वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब वेव्स में देखो, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स आते हैं। मैकेनिकल वेव्स में आप जानते हो, एक आता है साउंड वेव, एक आता है स्टेशनरी वेव। इसके इक्वेशंस वगैरह देखने हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखनी है, और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ देखनी है, और डॉपलर इफेक्ट देखना है। वैसे सिलेबस से हटा दिया, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन दिख जाता है, तो ये भी डॉपलर इफेक्ट देखना है। तो वेव्स में से आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। उसके बाद आती है इलास्टिसिटी, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। उसके बाद आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन आता है ना, जिसको हुक्स लॉ कहते हैं, हुक्स लॉ, वो यहीं आया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहीं आया था। और यंग्स मॉडुलस यानी कि बाई के बारे में पढ़ना, बल्क मॉडुलस यानी कि के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इतना सा पढ़ना है, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा 100%। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अगर बात करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ बर्नौली थ्योरम पढ़ना है, बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, और किस में क्या टर्म है ये भी पढ़ना है आपको, बर्नौली थ्योरम पढ़ना है अच्छे से, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद विस्कोसिटी की यूनिट ऑफ डायमेंशंस वगैरह देख लेना, और इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर क्वेश्चन कर लेना, वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और सरफेस टेंशन से तो क्वेश्चन 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। सरफेस टेंशन देख लेना, आपको छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटे छोटे वेरिएशंस बन जाते हैं, आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में स्टडी करोगे, तो 40 टॉपिक्स को कवर करके आपको 45 में से 40 टॉपिक्स बता दे रहा हूँ मैं, 40 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। सिर्फ यही टॉपिक्स को सिस्टमेटिक वे में लिस्ट बना लीजिए, और इनको लिखते चले जाइए, और जो टॉपिक कवर होता जाएगा उस पर टिक करते जाइए, और इसको कर लो इस तरीके से। 40 टॉपिक्स हैं, अगर 40 डेज में करोगे, एक टॉपिक एक दिन में भी करोगे, तो आपके 40 क्वेश्चन आप तैयार करके जा रहे हो, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ी लेंथी चैप्टर है, बट इसमें से मैं भी लिमिटेड चीज़ बताऊंगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कूलम्स लॉ पढ़ना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फोर्स वगैरह पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेरियस बॉडीज, लाइन चार्ज हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद है पोटेंशियल के बारे में पढ़ना, बेसिक बेसिक सी चीज़ हैं। एक पोटेंशियल सरफेस जरूर पढ़ के जाना है, एक पोटेंशियल सरफेस, एक पोटेंशियल सरफेस पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं।
उसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना ही पढ़ना है। एनर्जी स्टोर 3 फॉर्मूले आते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन कर लेना, और डाइलेक्ट्रिक पर भी क्वेश्चन कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लोगे क्वेश्चन 100% फंस जाएगा आपको। अब मैं 40 की बात नहीं कर रहा, चलो ठीक है 38 भी क्वेश्चन फंस गई तो 38 से कम नहीं जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब 45 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन फंस रहे हो तो कितनी बड़ी बात हो रही है। तो आपको यही टॉपिक है चैप्टर वाइज, और टॉपिक वाइज लिखते चले जाइए और टिक करते जाइए जो जो टॉपिक होता चला जा रहा है, और इसी के हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, पूरा पूरा ओम्स लॉ पढ़ना है, कंडीशंस वैलिडिटी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ना है। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर सेल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किरचॉफ्स लॉ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मत पढ़ना, काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा को फिजिक्स से डर लगता है उसके लिए बात कर रहा हूँ, अगर सब चैप्टर पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो, पूरे वैरायटी के क्वेश्चन कवर कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से क्या पढ़ना है, लॉरेंज फोर्स पढ़ लेना। लॉरेंज फोर्स पर क्वेश्चन बनता है, बायो सावर्ट लॉ पे क्वेश्चन बनता है, एम्पियर सर्किट लॉ पर भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस, जैसे कि लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है, सर्कुलर चार्ज की वजह से क्या होता है, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और इस तरीके से आप देख लेना। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के वाले बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर में से क्या बनता है, जो हिस्टेरेसिस लूप बनता है, इसमें से बेसिक सी चीज़ें थ्योरी है ज़्यादातर, एक छोटा सा लूप बनता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेना सारी चीज़ों के बारे में, सिर्फ इसके अलावा कुछ मत करना, सारी चीज़ चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। अब आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ पर फॉर्मूला बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं, वेरिएशंस बनते हैं। लेंज लॉ, फैराडे और लेंज लॉ दोनों पर मिलाकर क्वेश्चन बन जाते हैं। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में देखोगे एलसीआर सर्किट पढ़ लेना, एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एंड पावर फैक्टर, ये 3 चीज़ पढ़ लेना, क्वेश्चन फंस जाएगा 100%। ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, मिरर लेंस पढ़ना है। अब मिरर में प्लेन मिरर पढ़ना है, कर्व मिरर भी पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, उसके बाद प्रिज्म पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और टीआईआर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पढ़ना है। बस 100% चांस है यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करोगे अच्छे से तो मिरर को आराम से एक दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो, लेंस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो, प्रिज्म को एक दिन में अच्छे से कवर सकते हो, रिफ्रैक्शन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो इस तरीके से आप देखोगे 2 महीने में कंप्लीट फिजिक्स कवर कर सकते हो, 60 डेज में आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, बाई डीएससी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाई डीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलराइजेशन भी पढ़ लेना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मोस्ट स्कोरिंग सब टॉपिक होती हैं, मोस्ट स्कोरिंग, यानी 12th फिजिक्स में से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब देख लो स्कोरिंग के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ देख लेते हैं हम। पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ना है और ग्राफ्स पढ़ने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये दो इक्वेशन बनते हैं, वेरिएशंस बनते हैं उस पर, और वैल्यूज एक प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना पड़ता है, और क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, क्वेश्चंस पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। डुअल नेचर मैटर में डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और पढ़ लेना। डाइवर्सन जर्मन एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन का, ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं। एटम में से आपको क्या पढ़ना है, बोहर मॉडल पढ़ना है, बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल पढ़ना है, एनर्जी लेवल डायग्राम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइमर बॉमर पास्चन ब्रैकेट फुंडमपुर, ये सीरीज बनती है, उस पर सभी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वो सारा रीजन किस रीजन में पड़ता है, क्या यूजेज होते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज कितनी होती है उनकी, सभी को पढ़ लेना है। तो एटम में इतना ही पढ़ना है। न्यूक्लियर में क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी लॉज, हाफ लाइफ पढ़ लेना, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ लेना बस। सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ना है, डायोड्स, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट, क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम को छोड़ देना भले, इसको मत पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे छोटा चैप्टर और सबसे स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन 100% दिखेगा आपको। स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बहुत सारी रेंज होती है वेव लेंथ की, फ्रीक्वेंसी की, सबको देख लेना क्या रेंज होती है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना सभी की, और उसकी यूजेस देख लेना, सभी जो रेज होती है ना, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सभी रेज की यूजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। आराम से एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो, 3 घंटे में ये टॉपिक को अच्छे से 1 नंबर ला सकते हो आराम से। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल स्कोरिंग टॉपिक्स और हैं, उसको तो भी देख लेते हैं। एडिशनल में क्या क्या है, रोटेशनल डायनामिक में वो भी मैंने बताया था, मूवमेंट ऑफ एनर्जी ये पढ़ना ही पढ़ना है, और रोलिंग मोशन पढ़ना ही पढ़ना है, ये और कर लेना। रोटेशन मोशन में थे, सेंटर मास में से क्या करना है, रॉकेट प्रोपल्सन कर लेना, और कॉलिजन कर लेना, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंसता है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, सैटेलाइट मोशन, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये पढ़ लेना। एसएचएम में से इक्वेशन, इक्वेशन कौन से,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के इक्वेशंस, उस पर वेरिएशंस होते हैं। एक एनर्जी पर भी क्वेश्चंस कर लेना, स्प्रिंग मास सिस्टम पर एक वो कर लेना, टाइम पीरियड निकाल देना, T = 2 पाई √m अपॉन k, ये वाला इक्वेशन होता है, यानी टाइम पीरियड निकालने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट करना चाहो कर लेना, लेकिन हटा दिया गया है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वीन्स लॉ कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल, फील्ड, टॉर्क एंड पोटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इलेक्ट्रिक डायपोल पर फील्ड में कितना रखने पर क्या होता है, टॉर्क कितना लगता है उस पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, रोटेट करने में इलेक्ट्रिक डायपोल को कितना वर्क करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना और यहाँ से काम हो जाएगा आपका। अब आता है ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मूवेबिलिटी, इस ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ लेना, इस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड है। एलसीएस रेजोनेंस में से क्या क्या पढ़ना है, शार्पनेस पढ़ना है, क्यू फैक्टर पढ़ना है, इंपीडेंस पढ़ लेना, इतना कुछ पढ़ना है आपको। सबको मिला के देखोगे तो 40 to 50 टॉपिक्स आपके पास बन जाएंगे, और इसको अगर पर डे एक टॉपिक भी कवर करते हो तो भी मान लेते हैं आप 60 डेज में कवर कर लेते हैं, मान के चलते हैं। तो 2 महीने में, 2 मंथ्स में जिसका स्कोर नहीं बन पा रहा, फिजिक्स से डर लग रहा है, फिजिक्स को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे क्या करें, तो ये जो टॉपिक्स हैं लिस्ट बना लीजिए और मार्क करते चलिए, जो टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़िए, और 10 से 12 क्वेश्चन टॉपिक उस पर करते प्रैक्टिस करते चली जाइए, और उसका आपका टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा। इस तरीके से करते जाइए, और आप देख लेना फाइनल एग्जाम में जब बैठोगे तो 45 में से आपको 40 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, 101%। अब एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर में किस तरीके का वेरिएशन रहता है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो ग्राफ देख रहे हो, सबसे ज़्यादा इस हाई आ रहा है मैकेनिक्स का। अब मैकेनिक्स में एक तो सबसे लेंथी है और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करता है, लेकिन हर बार एवरेज देखोगे तो 12 क्वेश्चन के आसपास, 10, 11, 12, 14 तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब मैकेनिक्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको पता भी होगा, मैंने स्टार्टिंग बताया भी था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हाई स्कोरिंग है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से भी देखोगे 7 के आसपास हर साल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, यहाँ से भी 6 क्वेश्चंस, तो देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट 2 चैप्टर से 6 क्वेश्चंस, हर बार 3 का एवरेज रहता ही रहता है इसमें से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही, सेकंड और ये थर्ड, ये भी थर्ड, दोनों बराबर वेटेज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्टिक्स फोर्थ, तो यहाँ से भी आपके पास 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिख ही जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ प्रायोरिटी पर रहता है हमारे पास थर्मो एंड हीट एंड वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी फिफ्थ प्रायोरिटी पर रहता है। और उसके बाद रहता है 6th प्रायोरिटी पे अदर्स, जो कि रिमेनिंग बच गए हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हो गई, यूनिडायमेंशन हुआ, ये बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, उसमें हमारा अदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपको दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है, तो मैंने बताया भी था अभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से क्या क्या बनता है। ये रहा स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको, और उसका प्रॉपर्टीज पढ़नी, यूजेज पढ़ने हैं। छोटा सा टॉपिक है, बट एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिल जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क चैप्टर वाइज। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पसंद लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की वीडियो आपको आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।